This conference will now be recorded. अगर पॉपुलेशन एवरेज के लिए हमने टेस्ट लगाना है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो वो दो टाइप का लग सकता है, ठीक है। और ये सिंगल पॉपुलेशन एवरेज है। जब डबल पॉपुलेशन एवरेज आएगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जो अभी हमने टेस्ट यूज कर रहे थे वो एक जी टेस्ट था और एक टी टेस्ट था। गॉट इट? एक जी टेस्ट था और एक टी टेस्ट था। इसके बाद हमने आज जो स्टार्ट करना है वो करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। और ये भी याद रखें जो हमने पढ़ा है अभी सिर्फ सिंगल मीन है, सिंगल मीन। जब डबल आएंगे तो फिर उसका डिफरेंस भी देखेंगे। और अभी हम प्रोपोर्शन और आज इंशाल्लाह काई स्क्वायर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये फाइनलाइज पोजीशन पर आ जाएगा जी। तो आज हमने देखना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के में क्या करते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। और ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ये भी सिंगल, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होंगे, 3 4 5 6 होंगे, उसके लिए काई स्क्वायर लगता है। और अगर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जी लगता है और कोई टेस्ट नहीं लगता। के लिए सिर्फ जी टेस्ट लगेगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए सिर्फ जी टेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, बाकी तरीकाकार वही है। अभी हम एक सवाल करते हैं, बल्कि एक क्या, और वैसे अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करूं मैं, तो अगर गिवन है, अगर गिवन होता है, किस फॉर्म में गिवन होगा? प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, या परसेंटेज की फॉर्म में, या रेशियो की फॉर्म में, या प्रोपोर्शन की फॉर्म में। यानी ये फॉर्मेट होते हैं वो गिवन होने के प्रोपोर्शन के, ठीक है। वो कैसे गिवन करता है वो हम देख लेते हैं। जानो की बात, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखें जरा। एन ऑडिटर claims that %12 accounts as misstated. एक ऑडिटर क्लेम करता है कि 12% अकाउंट्स मिसस्टेटेड हैं। फॉर दिस पर्पस select a sample of size 80 and found that only 11.2% accounts are misstated.
हाँ जी, टेस्टिंग करनी है हमने एट द रेट ऑफ कर लेते हैं 3%। टेस्टिंग हमने कर लेते हैं। ऑडिटर ने क्लेम किया कि अकाउंट्स 12% मिसस्टेटेड है। इस पर्पस के लिए हमने 80 अकाउंट्स चेक किए तो पता चला कि 11.2% अकाउंट्स मिसस्टेटेड हैं। तो हमने ये देखना है कि क्लेम जो है वो ऑडिटर का वो सही है या नहीं। तो आप वही प्रोसीजर है, सिर्फ फार्मूला चेंज होना है। सबसे पहला स्टेप H0 है और H1 है। पहले मुझे बताएं जो ऑडिटर का क्लेम है वो H0 में गिवन है या H1 में गिवन है। उसका क्लेम है कि 12% गलतियां हैं। ये कौन सा आपको क्लेम बताया हुआ है? H0 मतलब P is equal to 12%। H1 भी बताया होता, ये दोनों बताए तो बात कभी कभी बताए भी होते हैं कि वो क्लेम ग्रेटर देन के लिए करना चाह रहा है या लेस देन के लिए टेस्ट करना चाह रहा है। तो फिलहाल P is not equal to 0.1। प्रोपोर्शन का सवाल है तो P इस्तेमाल होता है, और अगर पॉपुलेशन एवरेज का नाम इस्तेमाल होता तो म्यू इस्तेमाल होता। गॉट इट? यहां तक बात ओके है कि हमने किस तरह से टेस्टिंग अप्लाई करनी है। नंबर 2, अल्फा 3% गिवन है। नंबर 3, यहाँ पर Z का फार्मूला लगेगा, बट फार्मूला होगा P माइनस P हेड ओवर अंडर रूट PQ ओवर N। और नीचे जो वैल्यू गिवन होती है ऑफ द केसेस हमारी सैंपल्स की होती है PQ ओवर N अंडर रूट। इसमें सिर्फ Z टेस्ट लगता है, याद रखें। जी जनाब, हमारे पास एक P गिवन है। याद रखें कि ये जो एक ये P गिवन है 0.12 और एक आपने P फाइंड किया है 11.2%। ये दो P हैं, एक को आपने P हेड कह लेना है और एक आपका सिंपल P है। ठीक है। और दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको ये फार्मूला भी बता दूं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं P माइनस P हेड ओवर PQ को आप P इंटू 1 माइनस P भी लिख सकते हो। आपको याद आई ये बात? P इंटू 1 माइनस P, ये क्या चीज है भला? PQ को आप Q बराबर होता है 1 माइनस P। हमारी बुक में ना Q का वर्ड नहीं लिखा हुआ, हमारी बुक में लिखा हुआ P इंटू 1 माइनस P ओवर N। तो एक्चुअल में ये PQ ही है। तो फाइंड करो जरा Z की वैल्यू कितनी आ रही है। 0.12 माइनस 0.112 डिवाइडेड बाय P है 0.12 इंटू 0.88 ओवर 80 अंडर। जल्दी से Z की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। हाँ जी, P की वैल्यू हमजा बता रहा है कि 0.22 आ रही है। बाकी लोग भी बताएं कि क्या वाकई ही 0.22 आ रही है या चेंज है ना। अब Z टेबल है तो तरीकाकार वही पुराना, क्रिटिकल रीजन टेस्ट बेस वही होता है। चौथा स्टेप क्रिटिकल रीजन। हाँ जी जनाब, क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास टू टेल है। टू टेल का लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। Z लेस देन माइनस Z अल्फा बाय 2 एंड Z ग्रेटर देन Z अल्फा बाय 2। यहाँ पर V नहीं लिखते, वो टी टेस्ट में लगता होता है। ये होता है टू टेल का। बाकी तरीकाकार वही। बाकी तरीकाकार वही है। हाँ जी, जब भी अल्फा बाय 2 आता है याद रखते हैं, हमें पता है
बताएं जनाब अल्फा कितना है 0.03 और उसको डिवाइड कर दें आप 2 पे तो क्या आएगा 0.015 या 15 चेक करें 0.015 आ रहा है या 0.15 आ रहा है 0.015 तो मेरे भाई 0.015 ये वाला एरिया है 0.015 तो ये वाला एरिया क्या होगा ये वाला एरिया क्या होगा ये एरिया की वैल्यू बताए ना 0.485 तो टेबल में जब हम एरिया देखेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा देखें बाकी तमाम आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं टेबल से लेकिन ये हमेशा आपको फाइंड करना पड़ता है इनवर्स टेबल से देखें जरा जी की वैल्यू क्या आ रही है 0.8 देख लेते हैं यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है ये तो काई स्क्वायर है ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने देखना है 0.485 मिल गया और यहाँ पर 2.17 यहाँ पर आ जाएगा -2.17 यहाँ पर आ जाएगा +2.17 इससे ये वाला एरिया सारा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा इधर भी ये सारा रिजेक्ट है ये एरिया सारा एक्सेप्टेड रीजन है हमारी वैल्यू कौन सी है भला ये किस में फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन एरिया के किस रीजन में फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तो वो 0.22 है ना तो एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट H1 तो डिसीजन क्या हुआ क्लेम ऑफ द ऑडिटर्स इज ट्रू ये ट्रू सिर्फ इसकी एक्सेप्टेंस पे नहीं देखते इसको देखते हैं कि हमने ऊपर जो गिवन क्लेम है उसको लिखा H0 है और H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो लिखा है ना वो उसके हिसाब से हमने कहा कि ये क्लेम हाँ जी यहाँ तक बात ओके है तो अगले सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन लिखो मैन्युफैक्चरर claims that there are less than 8% defective units are produced हाँ जी एक मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि 8% डिफेक्टिव यूनिट्स वो तैयार करते हैं टू टेस्ट दिस क्लेम select a sample of size 100 and found that 9 units are defective
out of 100 units. Level of significance is 4%. अब्दुलरहमान भाई वो क्वेश्चन में अल्फा 3% था, 3 को 2 पे डिवाइड किया है, 2 टेल था वो डेटा। इसके बाद आई है 0.015 और 0.5 में से 0 वो 0.015 को लेफ्ट किया तो 0.48 था। यार कल सर ने क्या पढ़ाया था कोई बताना।
सॉल्व हो गया, कुछ स्टूडेंट आ गए थे उन क्यूरीज सॉल्व करवाने के लिए, तो माजरत बताएं। ये सवाल हल हो गया तो करें स्टार्ट, यार रिस्पॉन्स करो ना, मेरी आवाज आ रही है? चलें ओके। हाँ जी, क्लेम नॉट ट्रू की बात हो रही थी कि कुछ कहते हैं, देखते हैं हमारे पास जो क्लेम है वो ये है, देयर आर लेस देन 8% डिफेक्टिव पीस, लेस देन 8%। ये मुझे बताओ H0 है या H1 है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास H1 की बात। अब मुझे बताओ ये चीज कितने लोगों को अभी तक नहीं पता, ताकि ओके करें। ये अब सब असाइनमेंट शुरू करने सर मुझे बता दें एक दफा ये लगे हैं, तो असाइनमेंट पे सारे सवाल करेंगे इंशाल्लाह, जो जितने भी 20 हैं या 30 हैं, जितने भी हैं वो सारे सवाल करेंगे। तो पहले यहाँ तक ओके है बात। हमने टेस्ट करने के 9 यूनिट डिफेक्टिव निकले, 9/100 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। जब प्रोपोर्शन के अंदर रेशियो गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे, फेवरेबल केसेस मतलब जिसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है डिवाइड बाय टोटल, इसमें 9 यूनिट, गॉट इट। तो ये डिफेक्ट्स पी तो अब हो जाए। अच्छा ये बात ओके है, तो आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप H0 आप खुद कह रहे हो कि सर H1 गिवन है, तो P लेस देन 0.08, P लेस देन 0.08। तो फिर इसको तो कोई ही मैटर करती कि जो मर्जी लिखो, हमें चाहिए होता है P1 लिखना, H1 लिखना। तीसरी सिचुएशन है Z is equal to P minus P head over under root PQ over N। ये जिस बंदे को चीजें क्लियर नहीं है ना, वो आवाज का इशू आ रहा है या स्क्रीन का इशू आ रहा है, ये उस साइड की तरफ से इशू है। यहाँ पर ओके है, थोड़ा स्लो है बट ओके है, ठीक है, यहां से बिल्कुल ठीक है जी। 4 नंबर पे हमारा क्रिटिकल रीजन आता है। क्रिटिकल रीजन हमारा किस तरह से आएगा, वही बात जरा गौर से पहले यहां पर लिख लिया करो। H1 आपका है P लेस देन 0.08 और इसका जो Z बने वो बनेगा Z लेस देन माइनस Z अल्फा, Z लेस देन माइनस Z अल्फा। और यहां पर पुट करो 0.04 नेगेटिव 0.04 और ये हो जाएगा 0.36। टेबल में किसको देखोगे, 0.04। हाँ जी वैल्यू बताएं, 0.36 को टेबल में देखकर जी की क्या वैल्यू आ रही है, आएगी नेगेटिव ही। 0.36 को टेबल में देखो ना भाई, 0.36 माजरत शाह जी 0.46 आ रहा है, आप कह रहे हो 46, 0.46 की करीब 3 वैल्यू देखें कौन सी आ रही है, वैल्यू नजर आ रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया है।
जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो वैल्यू कितनी बन रही है 0.17 ऊपर 5 आ रहा है। -1.75। अच्छा ये वैल्यू कितनी आई 1.08 इंटू 0.√n कितना था हमारा 100। ये p की वैल्यू बताएं कितनी आई थी -0.36 आई थी। हाँ जी बताएं हमारा ये साइड ये है असल चीज, ये है मेन लाइन। इस साइड पर रिजेक्शन रीजन है, इस साइड पर एक्सेप्टेंस रीजन है। बताओ आप किस साइड पर हो? एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H1। तो आप H1 रिजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है क्लेम इज नॉट ट्रू। हाँ जी जनाब बात समझ लगी। आपकी आवाज का इशू आ रहा है बड़ा। अच्छा आवाज को सबका इशू आ रहा है या सिर्फ ये चंद लोग हैं? वॉइस का इशू सबको आ रहा है या चंद लोग हैं? सबको आ रहा सर है सबको ही आ रहा है। सबको चले ठीक है, आप ना सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, मैं ना वो नेट का कनेक्शन चेंज करवाता हूँ। ठीक है बस 2 मिनट वेट करें, फिर आगे सवाल करते हैं, सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे। यार किसी के पास अफाक भाई आपके पास वो सॉल्यूशन है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? चैप्टर 12 का हाँ जी चैप्टर 12 का जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है आपके पास? सर की जो असाइनमेंट है पढ़ा हुआ है, मैं फोन कर दूंगा ग्रुप। हाँ यार जल्दी कर देना मेहरबानी होगी। थैंक यू शुक्रिया।
अब आवाज ठीक है? आवाज का बताएं, अब आवाज ओके है? अब्दुल रहमान की तरफ से तो ओके हो गया, तो सबसे हाँ जी चलें अब स्टार्ट करते हैं। हो जाता है यार थोड़ा बहुत जी। अगला सवाल करते हैं अब ना, मेन हम चलते हैं काई स्क्वायर पे, ठीक है? काई स्क्वायर के अंदर मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम कर रहे हैं अभी प्रोपोर्शन का, ये मामला क्लियर हो गया। प्रोपोर्शन में सिर्फ वही सारा क्रिटिकल रीजन वही है, बस ये चीज डिफरेंट है बस, इसके अलावा बाकी चीजें सारी सेम है। और यही क्वेश्चन आपने करने हैं बार बार, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैंने आपको अभी जब असाइनमेंट करवाऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे ना हो जाना कहीं। अब आ जाओ काई स्क्वायर पे, ये ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट करवाया कहा है, ठीक है? ऑलमोस्ट नॉट 100%, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अलावा भी है। काई स्क्वायर आपको पता है लगता किस पर्पस के लिए है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। काई स्क्वायर लगेगा हमेशा मेरे भाई जब आप टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब इसका दूसरे लफ्जों में क्वालिटेटिव डाटा के लिए। दूसरा ये लगता है टेस्ट फॉर observed and expected frequency। observed and expected frequency। तीसरा वैसे किसी किताब में नहीं लिखा हो, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको मोर देन टू प्रोपोर्शंस गिवन हो, प्रोपोर्शंस या प्रोबेबिलिटीज, प्रोपोर्शंस या प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तब आपने काई स्क्वायर लगाना है। जब क्वालिटेटिव डाटा की बात हो, जब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जब दो से ज्यादा प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटीज गिवन हो, हम काई स्क्वायर टेस्ट लगा देंगे, ठीक है? उसके बाद इसकी आगे फर्दर अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो इसकी जो सबसे मशहूर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमेशा राइट टेल होता है, ओनली राइट टेल, ओनली राइट टेल। मतलब इसका जो हम वो लिखते हैं ना, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी होता है, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसमें लेस देन नहीं होता, इसमें इज नॉट इक्वल टू नहीं होता। वी वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अल्फा जो हम क्रिटिकल रीजन में लगाते हैं। तो याद रखें ये काई स्क्वायर की नोटेशन है जो एक्स टाइप नजर आ रही है, तो काई स्क्वायर हमेशा अल्फा वी होता है, इसके अलावा काई स्क्वायर में क्रिटिकल रीजन किसी और तरीके से नहीं होता। ठीक होगी बात? उसके बाद ये हमेशा जाहिर सी बात है काई स्क्वायर है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 टू प्लस इनफिनिट तक होती है, इसके अलावा नहीं होती। 0 टू प्लस इनफिनिट मतलब इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव साइड पे जाएगी नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं आएगी, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। डन होगी बात? फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। इसके दो क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन के साथ ही मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बल्कि मैं पहले समझा देता हूं। एक चीज इस्तेमाल होती है कंटिंजेंसी टेबल। काई स्क्वायर के अंदर एक कंटिंजेंसी टेबल गिवन होता है। मोस्टली ये आपको याद होगा कि अगर आपके पास सपोज यहाँ गिवन है ए, बी और सी, यहाँ पर गिवन है एक्स और वाई, ऐसे ही एक टेबल आपको गिवन होगा, कुछ दो चीजों की एसोसिएशन बताई होगी, उनका लिंक बताया होगा।
जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, ऐसे एक टेबल गिवन है। आपके पास अब जरा ध्यान से चीजें सुननी है। ये जो वैल्यूज गिवन हैं इन्हें कहते हैं एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये जो वैल्यूज गिवन है इन्हें क्या बोला जाता है? एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। इस टेबल को पूरा कैसे किया जाता है? टोटल का कॉलम बना के दोनों साइड। इसका टोटल का कॉलम आएगा तो 25 है, इसका 30, इसका 40। इस साइड पर अगर हम टोटल करें तो 60, इस साइड का टोटल करेंगे तो 35। अगर हम सबका टोटल करें तो 95। अब इसमें से ये जो गिवन है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी, दो चीजें बताई। एक बताया ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक बताया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें मैंने आपसे शेयर की। जो गिवन होगा वो हमेशा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी। जो पहले गिवन होगा, अगर नहीं बताया तो वो हमेशा ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। और ये नॉर्मली हम फाइंड किया करेंगे। हाँ, कभी कभी वो हमें सवाल में दे भी सकता है, बट नॉर्मली हम इसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने का तरीका देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं। ये मैं 20 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये करना किस तरह से है? आपने ये 20 जिस रो में है उस रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय जिस कॉलम में है उस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 20। करो जरा मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 95। ये होल में बता दें ताकि राउंड ऑफ करके बताते जाएं। 10 की इसी तरह फाइंड करें। 10 16 आता है की सर। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे? 60 रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल 19 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 95। 19 मैसेज करके बताएं, मैसेज करके। फिर 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय, जरूरी नहीं कि राउंड ऑफ करो, आप पॉइंट में लिख सकते हैं। सेम आप जल्दी से 5 का 20 का और 10 करके फिर मुझे बताएं। उसी तरह सेम रो का टोटल मल्टी, ये 19 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 35 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 95। ये इसका 9 है या 19 है? पहले का 9 है। हाँ जी, बाकी सबका ओके है। ये ना अभी मैं कोई काई स्क्वायर का सवाल नहीं करवा रहा, मैं काई स्क्वायर का आपको फार्मूले की कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है,
जी, ये आपको अब चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी आपने जो गिवन है उसको लिखना है O, और जो फाइंड किया है दैट इज E। जो आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको आपने लिखना है O। कितना गिवन है? 20, 10, 30, 5, 20 एंड 10, और सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसके सामने 16, 19, 25, 9, 11, 15। हाँ जी जनाब, बताया जरा। ओके यहां तक? अब जरा काई स्क्वायर का फार्मूला लिख लें। जैसे जी का फार्मूला है वैसे काई स्क्वायर का फार्मूला है O माइनस E का स्क्वायर ओवर E, और फिर इसका सम करना। O माइनस E का होल स्क्वायर ओवर E। जैसे यहां पे हम करेंगे O माइनस E का स्क्वायर, फिर लिखेंगे O माइनस E का स्क्वायर जो आया है उसको E पे डिवाइड करें। जल्दी से अपने कैलकुलेटर निकालने, पहले O और E को माइनस करें, फिर उसका स्क्वायर लेकर लिखते जाएं। चेक करें ये यही आ रहा है। O माइनस E का स्क्वायर ओवर पहले O माइनस E का होल स्क्वायर। ये लास्ट कॉलम पूरा करें जल्दी से जरा। ठीक है, इसको आपने पूरा करना है, इसको डिवाइड करके जल्दी। हाँ जी जनाब, किसी ने मुझे वैल्यू बता दे जरा, पहली वैल्यू कितनी आ रही है? पहली वैल्यू कितनी आ रही है? 1। दूसरी वैल्यू बताएं। 4.26। तीसरी वैल्यू 1।
फिर अगली वैल्यू 1.78, उससे अगली वैल्यू डन। इसका सम कर लेंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसका आप सम कर लें 1 + 4.26 + 1 + 1.78 17.2 आ रही है। तो ये इस तरह से हम काई स्क्वायर फाइंड किया करेंगे। पहले काई स्क्वायर ओ गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा, ई हम फाइंड करेंगे, फिर उन इसी तरह इसी फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन काई स्क्वायर के पेपर में आते होते हैं और वही वाले क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होगा जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अहमद रजा भाई ऐसा आती है कि आपने ये चीज करनी होती है कि इस 20 का जो कॉलम का टोटल है और जो उसकी रो का टोटल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस ग्रैंड टोटल पर डिवाइड करना है। हर वैल्यू में यही करना है। जिस वैल्यू का आप ई फाइंड कर रहे हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो, उसके रो का टोटल करना है, फिर कॉलम का टोटल करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल पर डिवाइड कर देना। चलो जो एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि वो कहता है कि आपके पास एक टेबल है, वही वाला सवाल कर लेते हैं जो अक्सर क्यूएम में करवाया जाता था कि गाड़ियां हैं, सपोज एट मेहरान गाड़ी है, फिर उसके बाद कल्टस है, उसके बाद वैगन आर है। कहते हैं कि इसकी जो मेल लोग और फीमेल, कहते हैं जो मेल लोगों की जो चॉइस है वो मेहरान की है, तकरीबन 20 लोग पसंद करते हैं एक खास परसेंटेज में से। कल्टस 80 लोग पसंद करते हैं, वैगन आर 150 लोग पसंद करते हैं। स्पोल फीमेल है, वो मेहरान 12, कल्टस 100, वैगन आर 50। ये हमें डाटा गिवन है। कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है सपोज। कहते हैं आप बताओ वेदर choices of selection of car independent is independent or not। ये सवाल है कि जो भी उस वो एक डाटा देगा, ये भी डाटा दे सकता है कि इंटरेस्ट और डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दे दे और वो हमसे पैर पूछ दे कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं या नहीं है, आईआरआर और सोर्स ऑफ फाइनेंस दे दे, कुछ भी दे सकता है वो, यानी एक लिंक और रिलेशन देगा, इसका एक वो एसोसिएशन का रिलेशन देगा। इसका सवाल हल करने का तरीका हमेशा फिक्स होता है, इसलिए ये सवाल जब भी आता है इसमें मैक्सिमम नंबर आते हैं। आपने सबसे पहले एज नॉट में ये लिखना है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब आपने इस इवेंट्स को रखना ही इंडिपेंडेंट है, मतलब दूसरे लफ्जों में आपने लिखना है चॉइसेस आर इंडिपेंडेंट। इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। या हम ये लिख सकते हैं तीसरा नंबर, ये इनमें से ये लिख दें, ये लिख दें, या जो मैं तीसरी बात लिखवा रहा हूं कि हम ये भी लिख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड।
attributes are not associated. इन तीनों में सबसे बेस्ट सेकंड वाली है। इसके ये लिखते यही है, इसमें वो कोई नहीं चक्कर, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है। इस तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट लिखने सही मानी जाएगी। H1 बिल्कुल जो स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखी है ना उसका अपोजिट। पहले अगर मैं पहली बात करूं तो आप लिखेंगे इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या इवेंट्स आर डिपेंडेंट, वो जो मर्जी बताए हमने यही लिखना है, या चॉइसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट। चॉइसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट। तीसरे नंबर पे एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। इनमें से जो आपने ऊपर वाली कुछ यानी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है उससे ही रिलेटेड नीचे वाली स्टेटमेंट आपने लिख देनी। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अल्फा इज इक्वल टू 5%। थर्ड वन काई स्क्वायर का फार्मूला, तो जैसे जी का फार्मूला अपना होता है, टी का अपना होता है, काई स्क्वायर का अपना फार्मूला है, दैट इज ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई होल का सम। और वो इसी जो टेबल गिवन है इसी टेबल से फाइंड होना है। इस टेबल से आपने फाइंड करना है काई स्क्वायर। राउंड ऑफ करके करना है, मतलब अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो वो नंबर बढ़ा देना है ताकि हम सबका आंसर एक जैसा है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे काई स्क्वायर फाइंड करके दे दें इस टेबल से। जल्दी करें जरा, टाइम है आपके पास 10 मिनट, बल्कि 10 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 8 मिनट। इसका आपने काई स्क्वायर फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही जो अभी हमने ताजा ताजा किया। स्टार्ट करें जरा।
हाँ जी बताएं जनाब, काई स्क्वायर का आंसर बताएं कितना आ रहा है। काई स्क्वायर का आंसर जिसका आया वो जब मैं 37.18। चलिए देखते हैं इसका ई जो फाइंड करने का तरीका है। सबसे पहले तो हम इसका टोटल लेंगे। इसका टोटल आ गया 32, इसका टोटल आ गया 180, इसका टोटल आ गया 200, और इस साइड पर टोटल अगर हम फाइंड करें तो ये कितना आ रहा है 250, इसका 150 और 162। टोटल हमारा आ गया 3412। और अब आपने चेक करना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपने ठीक लिखा है या नहीं। 20 का जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 412, और 80 का अगर हम लिखेंगे तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 412, और 150 का हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 412। सॉल्व करके आपने खुद ही लिख लेना है। तो ये 162 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय 412, फिर हमारे पास आ जाएगा 162 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 412, फिर 162 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 412। चेक करें जरा, आपने इन्हीं को ही सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाली है। उसके बाद तो वही है ना, उसके बाद तो आपने वैसे यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पर ही करनी है। ओ लिख लेना है, ई लिख लेना है, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर साथ ही सॉल्व कर लेना है, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर को ई पे डिवाइड कर लेना है। इसका सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37 पॉइंट जो भी आपने फाइंड किया। यहां तक बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। डन। इसे कैलकुलेटेड वैल्यू। चौथा नंबर है क्रिटिकल रीजन का। इसका क्रिटिकल एक ही है, बिल्कुल इसके आंसर्स में फर्क आ सकता है मेरे भाई। क्रिटिकल रीजन इसका है ही एक, तो आपको ज्यादा इसमें चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका जो v बराबर होगा वो होगा r-1 इंटू c-1, मतलब रो -1 इंटू कॉलम -1, रो -1 इंटू कॉलम -1। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये चीज हमने बनानी कैसे है, बिल्कुल वैसे ही। ये हमेशा राइट टेल होता है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। देखते हैं टेबल पे चले जरा। काई स्क्वायर का टेबल अपने सामने रखें, और काई स्क्वायर का कोई 1 टेल 2 टेल नजर नहीं आएगा आपको। आपने देखना क्या है, अल्फा कितना है आपके पास 0.05, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपके पास 2 है तो 5.5991, 5.991 जनाब। ये सारा एरिया कौन सा कहलाएगा? जो मैंने एरो लगाया है ये कौन सा एरिया, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस? रिजेक्शन। और अपोजिट साइड इसकी सारी की सारी, ये आपने लाइन नहीं लगानी, एक्सेप्टेंस।
तो हमारी वैल्यू किधर फॉल कर रही है, हमारी वैल्यू किधर फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। तो रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। तो हम लिखेंगे चॉइसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट, choices are not independent। क्योंकि आपने H1 एक्सेप्ट कर लिया ना, तो H1 कहता है कि आपकी चॉइसेस इंडिपेंडेंट नहीं है। सवाल समझ लगा? अगला सवाल करें प्रोबेबिलिटी का। ये एक आपको टेबल, एक रिलेशन, क्या पूछना चाह रहा है कोई शख्स? टेबल दोबारा दिखा दें सर, दोबारा टेबल देखना दोबारा बता दें सर इसका। क्या क्या बताना क्या दोबारा, ये पूछ रहा हूँ। टेबल की वैल्यू देखना बतानी है, ठीक है। देखिए टेबल आपके पास ये है, हमेशा लिखना ये है, V फाइंड करते हैं R-1 इसमें और C-1, ठीक है। और यहां पर आपने टेबल में जाना है, काई स्क्वायर के टेबल में ऊपर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और नीचे आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम V फाइंड किया होगा ना, उसमें से देखना है कि आपकी ये वैल्यू बन रही है, क्योंकि अल्फा है 0.05 और V है 2। आगे सवाल पे चलें। चले जनाब, ये भी हम काई स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। आज काई स्क्वायर भी हमारा खत्म हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, ये देखें, पॉपुलेशन मीन को पढ़ा, उसमें जी और टी लगता है। फिर प्रोपोर्शन पढ़ा, उसमें सिर्फ जी लगता है। फिर काई स्क्वायर पढ़ा, जिसमें एक आपको एसोसिएशन डिफरेंट इवेंट्स की गिवन होगी, एट्रीब्यूट्स की, या फिर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, दो से ज्यादा, तो काई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद अब और टेस्ट कोई और हमने नहीं पढ़ा। एक एफ टेस्ट है, वो एक प्रोसीजर है, वो हमने पढ़ना जरूर है, लेकिन उसका ताल्लुक इस एंड डिसीजन मेकिंग में नहीं होता, उसका ताल्लुक पहले ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो सवाल हम करते हैं, अब एक और सवाल करते हैं काई स्क्वायर का। वो सवाल है कि सपोज आपको गिवन है रिकॉर्ड ऑफ फेक सेल्स from different departmental stores। हम कहते हैं जी P1 पहले स्टोर का जो रिकॉर्ड है, वो जो फेक सेल्स का है, वो 10% रिकॉर्ड फेक सेल्स पे है, दूसरे का 30% है, तीसरे का 20% है, चौथे का 15% है और पांचवें का 25% है। याद रखें, ये सारे का सारी परसेंटेज 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है, आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, होती ही नहीं है। डन। फिर उसने कहा कि आपका जो एक्चुअल सेल्स का डाटा है, एक्चुअल सेल्स का जो डाटा है, वो जो टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स जो भी आप कह लें, वो P1 का है, मतलब जो पहला डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका है। सपोज दैट हम कर लेते हैं 300,000 मिलियन वट एवर जो भी है, इसका है 200, इसका है 400, इसका है 250, इसका है 350 का लेते हैं या 320 का लेते हैं। कहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% कर लेते हैं। कहते हैं जो फेक सेल्स का डाटा गिवन है वो सही बात गिवन है या नहीं, ठीक है। जो फेक सेल्स का डाटा उन्होंने फाइंड किया है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम कहेंगे नंबर 1 H0।
डाटा इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, या डाटा जो गिवन है वो नीचे वाली एक्चुअल सेल के साथ एसोसिएट कर रहा है या नहीं, या हम कह सकते हैं फेक सेल्स। डाटा की जगह क्या लिखेंगे, फेक सेल्स, मतलब वो एक्चुअल सेल के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। फेक सेल्स आर इंडिपेंडेंट, ये लिखना यही है। H1 fake sales are not independent. Got it? उसके बाद नेक्स्ट, पहला काम हमारा हो गया, दूसरा स्टेप अल्फा 10% है। तीसरा स्टेप काई स्क्वायर ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। आपके पास जो डिपार्टमेंटल स्टोर गिवन है ना, कितने हैं, D1 कह लो, D2 कह लो, D3 कह लो, D4 कह लो, D5 कह लो। आपके पास जो गिवन होती है ना फ्रीक्वेंसी, उसे ओ बोलते हैं। जो वैल्यूज गिवन होती हैं उसे हम ओ लिखते होते हैं। तो कितना है ओ जनाब, 300, 200, 400, 300, 200, 400। नेक्स्ट क्या है, 250 और 320। जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो लिख लें। पहली प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। दूसरी प्रोबेबिलिटी 20%, 15%। ये हमें गिवन है डाटा, ये डाटा हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है ओ गिवन है ई, और प्रोबेबिलिटी में ई याद रखें बराबर होता है कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और कैपिटल N होता है ओ का सम, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ये कितना आ गया, इसको सम करें जरा, 300 प्लस 200 प्लस 400, ये तो हो गया हमारे पास 900, 250 प्लस 3 1470। लो जनाब, आपके पास अब ई फाइंड हो जाएगा, 1470 मल्टीप्लाइड बाय 10%, फिर 1470 मल्टीप्लाइड बाय 30%, फिर 140 मल्टीप्लाइड बाय 20%। आप डायरेक्ट करते जाओ, आपने इसको नहीं करना, ऐसे लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है लिखने की। तो पहला तो आ गया 147, दूसरा क्या आएगा, 1470 मल्टीप्लाइड बाय 30%, फिर तीसरा 1470 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 15%, 0.75। हाँ जी, ये हमारे पास ई आ गया, बात ही खत्म हो गई, सवाल हमारा हो गया। सिर्फ ई फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है, बस इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। बस बाकी वही है, ओ माइनस ई का स्क्वायर, फिर हम करेंगे ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। जल्दी से जरा अब इसको मुझे बता दें, इसका डेट, पहले ये कॉलम पूरा करें, फिर ये, मुझे टोटल सम चाहिए बस यहाँ पे कितना आ रहा है, बाकी आप फाइंड करो खुद ही। 2 मिनट लगाओ और ये फाइंड करके मुझे आंसर बताओ।
कल से हमने असाइनमेंट शुरू कर देनी है, बेस हमारी बन गई। आप एक दफा फिर से सारे कल क्वेश्चन रिवाइज करके आओगे, फिर ही जाकर काम आसान बनेगा हमारा। 4 क्वेश्चन मैंने जी टेस्ट के करवाए, 3 क्वेश्चन मैंने टी टेस्ट के करवाए और 2 क्वेश्चन मैंने काई स्क्वायर के करवाए। इन सबको एक दफा रिवाइज करना है आपने। कल वाली रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह आज ही। थ्री 9 चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। जी अपना काई स्क्वायर का आंसर जो आ रहा है 339.23। $339.23। जी क्रिटिकल रीजन पे चले। हाँ जी जनाब, क्रिटिकल रीजन इसका तो है ही एक, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी हाँ जी जनाब, इसमें आपने बाकी ये सारा वही तरीका है, अब उसी तरह से अपना टेबल बनाएंगे। ये वैसे टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं है, अगर आप में से कोई बंदा इसको अच्छी तरह समझ ले, लेकिन अच्छी तरह समझने की जरूरत नहीं है। टेबल ही देखो, जान छुड़ाओ। ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, राइट। वैल्यू चल के देखते हैं, 10% और 4, ये 10%
एक सेल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। हाँ जी जनाब, आज के लिए बस इतना ही काफी है। और ये आपने लाजमी देखना है, कल का लेक्चर मैं टी टेस्ट वाला भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो कल आप लोगों ने ये कंप्लीट करके आना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज।